दोस्तों, मुझे बिल्कुल पता है कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में। अब जबकि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे जो प्रैक्टिस सेट मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी प्रश्नों के होंगे। यानी कि ये जो प्रश्न हैं, इनको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा और छोड़ने में नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अंत तक टू दी पॉइंट चलेंगे। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत ही कीमती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर स्टडी विद ज्ञान लिखकर सर्च करके फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, याद रखिएगा। सही जवाब है सूरीनाम। तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला सवाल, विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्तमान दौर में कोविड-19 फैला हुआ है और आप जानते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो कोविड बीमारी है, कोरोना वायरस है, ये जानवरों से आई है मानवों में। तो इस प्रकार की बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में पहुंचती हैं उन्हें जूनोसिस कहा जाता है। तो विश्व जूनोसिस दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया ये आपको बताना है। 4 विकल्प है, सही जवाब इसमें से है ऑप्शन बी, दैट इज 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। नेक्स्ट, सिडबी की स्थापना क्यों की गई? देखिए, मैं सिडबी के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको यह बताना है कि सिडबी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो सही जवाब है लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प सी है वो हमारा सही जवाब है। सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। भारत ने किस देश के साथ खोलो गच्छ जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खोलो गच्छ जल विद्युत परियोजना पर साथ साथ काम करेंगे भारत और, जी हाँ, ऑप्शन डी, दैट इज भूटान। तो भारत और भूटान दोनों साथ साथ काम करेंगे खोलो गच्छ जल विद्युत परियोजना पर। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडान और नियान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेडान एक ऐसी गैस है जो सामान्यतया जलवायु में नहीं पाई जाती है, लेकिन आपदाओं के समय जब सुनामी आती है, जब भूकंप आने वाला होता है, ऐसी कंडीशन जब बनती है तो रेडान की उपस्थिति जलवायु में हो जाती है। तो रेडान जो होता है ये एक प्रकार से हमें सूचना दे देता है ये गैस कि कुछ अनहोनी घटने वाली है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, दैट इज रेडान। आपको बता दें कि आवर्त सारणी का जो शून्य वर्ग है उसमें 6 गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। रेडान गैस प्रकृति में सामान्यतया नहीं पाई जाती है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के समय यह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। तो नोबेल गैसों में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? याद रखिएगा, ये है रेडान गैस। आंध्र प्रदेश में हाल ही में गैस रिसाव में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद एक वैसी गैस त्रासदी कहां पर हुई थी? अभी हाल ही में हुई थी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो एक बात याद रखना कि जो भोपाल गैस कांड था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, दैट इज MIC नाम की गैस का रिसाव हुआ था, जबकि जो गैस विशाखापत्तनम में रिसी थी वो थी स्टायरिन। स्टायरिन एक बहुत ही दूषित गैस होती है। मनुष्य के शरीर पर इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी मई के महीने में ये घटना हुई है, मई 2020 में। इसमें 10 लोग मरे थे और बहुत सारे लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो याद रखिएगा कि मई 2020 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर्स कंपनी में यह रिसाव हुआ था, LG पॉलीमर्स कंपनी में, और गैस का नाम था स्टायरिन। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने शामिल किया है आज के इस मॉक टेस्ट में कि ड्राकेंसबर्ग पर्वत ये कहां पर स्थित है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत ये कहां पर स्थित है? सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, दैट इज दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ड्राकेंसबर्ग पर्वत है और ये प्राचीन मोड़दार पर्वत माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सुमेल कीजिए तो एक साथ कई सारे प्रश्न होते हैं
और उसको आपको सुमेल करना होता है। अब जनजाति हैं और वो किस क्षेत्र में रहते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बद्दू जनजाति। तो जो बद्दू जनजाति है ये पाई जाती है कहां पर? ये अरब में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो खिरगिज हैं, खिरगिज जनजाति ये मध्य एशिया में पाई जाती है। और बुशमैन, बुशमैन कहां पर पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। और एनु नाम की जो जनजाति होती है ये जापान में पाई जाती है। तो खिरगिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनु जापान, बद्दू अरब। अगला सवाल, कौन सा सबसे बड़ा पठार है? देखो ये क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है, आपको बिल्कुल आना चाहिए, जवाब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। एक एक जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सही जवाब है, सबसे बड़ा जो पठार है वो है कोलोराडो। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो महाग्रंथ है किसने लिखा है? इसने लिखा है कालिदास ने। ठीक है, तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया इसका? सही जवाब इसका सर विलियम जोन्स, दैट इज ऑप्शन ए। सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल होगा कि कौन सा सुमेल गलत है? एक इसमें गलत है, बाकी इसमें सब सही है। तो डी से स्टार्ट करते हैं। सर्च लाइट नामक जो न्यूज़पेपर था उसके संपादक थे सच्चिदानंद सिन्हा, सही है। लीडर, लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, सही है। कॉमनवेल्थ और बॉम्बे क्रॉनिकल दोनों एनी बेसेंट से संबंधित है, ये भी सही है, एनी बेसेंट। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध किससे है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए का फिरोज शाह मेहता, यानी कि विकल्प ए हमारा जो है वो असुमेलित है। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि बॉम्बे क्रॉनिकल एनी बेसेंट नहीं, बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध है फिरोज शाह मेहता से। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? यहां पर मैं दो क्वेश्चन करूंगा डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विश्व का सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है वो है विंबलडन। इस वर्ष का जो विंबलडन है वो ड्यू टू कोविड-19 टाल दिया गया है। अब यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो इसमें जो विजेता रहे उसके बारे में जान लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के जो महिला वर्ग की विजेता हैं, महिला एकल वर्ग, ठीक है, फीमेल सिंगल्स की जो विजेता हैं उनका नाम क्या है? सोफिया केनिन। ये रहने वाली कहाँ की हैं? अमेरिका की, सोफिया केनिन, ये आप जरूर याद रखना। और मेल सिंगल्स को किसने जीता था? मेल सिंगल्स जीता है नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं जोकोविच सर्बिया के। इन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को हराया था। डोमिनिक थियम जो थे वो उप विजेता थे। तो ये 2 पॉइंट तो आप बिल्कुल रटा हुआ आपको होना चाहिए, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हमने कर लिया डिस्कस। अब बात करेंगे एथुरियम या एंथुरियम क्या है, क्या बता सकते हैं? ये नाम हाल ही में काफी चर्चा में रहा, एंथुरियम या एथुरियम। तो क्या यह एक बीमारी है, यह एक वायरस है, यह एक फूल की प्रजाति है और घरों में इसे सजाया जाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला ने इसकी 10 प्रजातियां विकसित की हैं और इस वजह से ये जो पौधा है ये चर्चा में है। तो ये आप जरूर याद रखना। कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एस्चुअरी और डेल्टा में अंतर। ये हो गई नदी, यहां पर हो गया सागर। अब अगर नदी यहां पर आके कुछ इस प्रकार की संरचना बना ले कि इधर जाए और ये जमीन थोड़ी सी सूखी हो जाए डेल्टा के आकार में, तो ये बनाती है डेल्टा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नदी आ रही है यहाँ पर, ठीक है, और कोई नदी आने के बाद यहाँ पर एक ऐसी संरचना बनाती है कि मतलब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये एस्चुअरी होगा, इसमें नदी आके गिरती है और फिर यहाँ से इसका पानी समुद्र में मिल जाता है। तो नदी और एस्चुअरी, तो कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी तीनों बनाती हैं एस्चुअरी, जबकि महानदी जो है वो एस्चुअरी नहीं बनाती है। ये क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती है। और एक बात और भी याद रखना कि महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ से होता है। तो एस्चुअरी को हिंदी में क्या कहते हैं? एस्चुअरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नदी मुख, ज्वार नदी मुख। तो सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है जिसमें एक या
एक से अधिक नदियां और झरने बहकर इसमें आते हैं और ये दूसरे अंत में खुले सागर से जाकर जुड़ जाता है। समय समय पर ज्वार भाटा आकर इसमें से पानी और पानी में उपस्थित अन्य जो ढीला मलबा होता है उसको समुद्र में खींच लेता है। इस कारण से ज्वार नदी मुखों में साधारण नदी मुख डेल्टा की तरह मलबा एकत्रित नहीं होता है। डेल्टा जो बनता है वो मलबे की तरह से होता है, मलबे के जुटने की वजह से होता है, जबकि एस्चुअरी में जो मलबा होता है वो जुटने नहीं पाता है, इसलिए वहां पर गड्ढा रहता है। तो ये एक बेसिक जो डिफरेंस है वो अब आप समझ गए होंगे। तो संक्षेप में बात करेंगे एस्चुअरी के बारे में। एक ऐसा क्षेत्र जहां समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी के साथ मिलता है। डेल्टा क्या होता है? नदी के मुहाने पर एक इस प्रकार से उसके द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है डेल्टा। भारत में कनाडा बांध के नाम से किस बांध को जाना जाता है? कनाडा बांध बता सकते हैं आप? रेहन बांध, नौराक्षी, मसनजोर या फिर कोसी? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, मसनजोर बांध। तो ये जो मसनजोर बांध है ये कहां पर है? ये झारखंड के दुमका में बनाया गया बांध है और क्योंकि इसे कनाडा की वित्तीय सहायता से बनाया गया था इसलिए इसको कनाडा बांध भी कहते हैं, रट लेना। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सोंगमा झील ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। सोंगमा झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों स से होता है सोंगमा, स से होता है सिक्किम, दैट इज ये सिक्किम में है स्थित। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो दो बातें याद हो गई। अब बताएंगे आपको वन्यजीव अभयारण्य। तो सिक्किम के जो मुख्य वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें पंगोलख, इसके बाद आता है फम्बोंग लहो, तीसरा होगा वर्से रोडोडेंड्रोन, चौथा होगा क्योंगोसल वेल्पाइन और पांचवा है मेनम। तो ये 5 वन्यजीव अभयारण्य हैं। एक नेशनल पार्क है सिक्किम में जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये सारी बातें याद रखना सिक्किम के संदर्भ में। और एक बात और भी कि जो जैविक खेती है वो सिक्किम में की जाती है। जैविक खेती करने वाला सिक्किम पहला राज्य बना था। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, दैट इज बेंगलोर में। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि स्थापना कब हुई, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना बेंगलोर में की गई 1967 में। भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो दोस्तों ये वो पशु है जिसे अभी हाल ही में काफी दिक्कत, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये है हाथी। और आपको याद होगा हाल ही में एक घटना घटी थी केरला में। वहां पर किसी ने जो अनानास होता है उसमें बम मिलाकर खिला दिया था एक हथनी को, और ये गर्भवती थी और बहुत ही कष्टदायक मौत हुई थी। भाई मुझे तो बहुत दुख हुआ और पता नहीं लोग इस प्रकार से कैसे करते हैं। इंसान होते हैं या नहीं संदेह होता है। तो एक नई मुद्रा आई है दुनिया में, नाम उसका हो गया तोमन। किस देश के द्वारा लाई गई है? यानी कि तोमन किस देश की नई मुद्रा है? याद रखिएगा कि कुल मिला के 10,000 रियाल के बराबर होगा एक तोमन। एक तोमन होगा 10,000 रियाल के बराबर। तो अमेरिका और ईरान के बीच में जब संबंध खराब हुए तो तेजी से मुद्रा स्फीति बढ़ गई थी ईरान में, और वहां पर जो मुद्रा का बहुत अधिक अवमूल्यन हो गया तो तोमन नाम की एक मुद्रा वहां पर चलाई गई है। हालांकि तोमन और वहां की जो लोकल मुद्रा है रियाल, ये अभी भी दोनों ही वहां पे चल रही हैं, लेकिन ये मुद्रा यानी कि 10,000 रियाल के बराबर एक तोमन को रखा गया है ईरान सरकार के द्वारा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? टॉप इंस्टीट्यूट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत याद रखिएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका में स्थित है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी इन्हीं के नाम पर एक जहाज बनाया गया है और इनका संबंध है कहां से? आसाम से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये किस देश में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब बनेगा इसका आसाम में। तो आसाम से 3 पॉइंट हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
कनकलता बरुआ का संबंध है आसाम से। आसाम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, साथ ही साथ एक और बहुत ही चर्चित रिफाइनरी है डिगबोई। तो दोनों जो रिफाइनरीज हैं वो कहां पर स्थित हैं? आसाम में। चैलेंजर डीप के सबसे गहरे हिस्से में जाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन, और आपको पता होना चाहिए कि ये एक जियोलॉजिस्ट हैं और नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉमर भी हैं। इन्होंने 25 साल पहले अंतरिक्ष में जाकर एक इतिहास रचा था और अब चैलेंजर डीप, जो कि पैसिफिक ओशियन के सबसे डीप पॉइंट पर है, वहां पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह डीप पॉइंट मारियाना ट्रंच के अंदर है, पैसिफिक ओशियन के सरफेस से लगभग 7 मील नीचे, गुआम से लगभग 200 मील साउथ वेस्ट में। तो ये हैं कैथी सुलिवन। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 कब मनाया गया? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज 12 जून को। विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो यहां पर जो रैंक है मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रमशः जो है 141, 139, 140 और 143। तो सही जवाब यहां पर बनेगा, पहले स्थान पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले स्थान पर आ रहा है आइसलैंड सबसे शांत, उसके बाद है न्यूजीलैंड, उसके बाद है पुर्तगाल। इंडिया 2020 में है 139वें स्थान पर, क्योंकि 2019 में जो रैंक थी इंडिया की वो थी 141। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है कितनी? तो सही जवाब इसका 102। तो सही जवाब यहां बनेगा 102, ठीक है। और 2018 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी? 103। 2017 में भारत था 100वें स्थान पर। और अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो 2019 में पाकिस्तान की रैंक है 94। तो इस रैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बेहतर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये भी याद रखना कि इसे जो है एक आयरलैंड की संस्था है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मनी का ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ वाज। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करती हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार दिया गया किसको? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को। ये आप बिल्कुल रटा हुआ आपके पास होना चाहिए। बाउल किस भारतीय राज्य का पारंपरिक संगीत है? बाउल, तो ये जो है पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक संगीत है, ये आप बिल्कुल याद रखना। विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, तो याद रखना कि विश्व ओजोन दिवस ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 की थीम भी याद रखना, 2019 की थीम थी 32 इयर्स एंड हीलिंग। 32 इयर्स एंड हीलिंग। तो फ्रेंड्स ये थे आज के बहुत ही जरूरी प्रश्न जो कि रिवाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करते रहिएगा। छोटे छोटे वीडियोस जो कि बहुत ही उपयोगी रहेंगे एग्जाम्स के लिए, वो वीडियोज लगातार आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल पर आप बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें इसे लाइक और शेयर करके। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।